माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन। आभारी हूँ परवाज़े गज़ल का और अपने भाई आदरणीय श्री अजय अज्ञात जी का कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत कार्यक्रम से जोड़ा। मैं थोड़ा सा परिचय भी दे दूं अपना। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज मुरादाबाद से और प्रख्यात शायर जनाब कृष्ण बिहारी नूर का शिष्य हूँ। और उर्दू मान लीजिए अगर नहीं भी जानते हैं तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, सीखें तो और अच्छा है, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। उर्दू का साहित्य देवनागरी लिपि में मौजूद है। उर्दू हिंदी के शब्दकोश भी आज मौजूद हैं मार्केट में। हिंदुस्तानी लखनऊ में जो हिंदी एकेडमी है तो वहाँ भी एक उर्दू हिंदी का शब्दकोश छपा है, प्रकाशित हुआ है। बहुत अच्छा शब्दकोश है, तो उससे हम मदद ले सकते हैं। लेकिन कई शब्द जो हिंदी के हैं या संस्कृत के हैं वो उर्दू क्षेत्र में जाकर ख़राब हो जाते हैं। कई शब्द जो उर्दू के हैं, उर्दू यानी जो अरबी फ़ारसी के हैं, वो हिंदी क्षेत्र में आकर उनका वो उच्चारण नहीं रहता। अब हिंदी क्षेत्र में आप विदा लिख रहे हैं, आपने सबने यही देखा है, विदा यानी 1-2, लेकिन वो शब्द है विदा। विदा की बात आ भी है, यानी 1-1 इस वज़न का वो शब्द है। हिंदी क्षेत्र में क्षमा यानी 1-2 लिख दिया जाता है, जबकि वो शब्द है शम्मा, शा आधा मा आ, यानी 2-1 के वजन का। इसी तरह जमा और जम्मा, नफ़ा और नफ़, ये भी 2-1 है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी क्षेत्र में आकर उनका स्वरूप बिगड़ गया, जबकि उर्दू क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे शब्द हिंदी अंग्रेज़ी के वहाँ जाकर बिगड़ गए। जैसे वो लोग प्रोग्राम नहीं बोलते। जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे, उसका ठीक उच्चारण करेंगे तो 5 हर्फी हो गया, 2-1। वो लोग बोलते हैं पिरोग्राम, प्रोग्राम। अब जब हम प्रोग्राम बोलेंगे तो वो 7 हर्फी हो जाता है। इसी तरह जैसे प्रधान 1-1, लेकिन उर्दू क्षेत्र में वो प्रधान यानी 2-1 इस वजन पे बोलते हैं। ये मुझे स्वस्थ परंपरा नहीं लगती। ब्राह्मण का ब्रह्मन हो गया। जन्म का उर्दू क्षेत्र में जन्म बोला जाता है, जबकि जन्म और जन्म में बहुत फ़र्क है, उनके अर्थों में बहुत फ़र्क है। जन्म मीन्स पैदाइश, बर्थ, और जन्म मीन्स ए प्रोसेस ऑफ लिविंग विल बी कॉल्ड जन्म, यानी जन्म मीन्स जिंदगी, जीवन। आपने इसका विलोम भी देखा होगा, जन्म के साथ मृत्यु और जन्म के साथ उसका विलोम मरण प्रयोग किया जाता है। तो उर्दू क्षेत्र में और भी बहुत सारे शब्द हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी के जाकर ख़राब हो गए। उसकी जहाँ तक मैं वजह समझता हूँ वो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो पर्शियन स्क्रिप्ट है वो इस मामले में बहुत कमज़ोर है। उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द जस के तस उच्चारण के साथ लिखने की क्षमता नहीं है। अब वहाँ जन्म भी उसी तरह लिखा जाएगा और जन्म भी उसी तरह लिखा जाएगा, प्रोग्राम भी उसी तरह लिखा जाएगा, प्रोग्राम भी उसी तरह लिखा जाएगा, प्रधान भी उसी तरह लिखा जाएगा और प्रधान भी उसी तरह लिखा जाएगा। मेरा अपना मानना है कि हम शब्द जिस भाषा का है
उसको उसके मूल स्वरूप में इस्तेमाल करें। एक सज्जन मतलब एक शायर साहब ही अभी पिछले दिनों प्रोग्राम था, दुष्यंत जी की याद में था, तो उन्होंने शब्द पढ़ा व्याकरण। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये व्याकरण क्यों नहीं बोल रहे हैं, व्याकरण क्यों बोल रहे हैं। लेकिन क्या है, वो उसका बेस पर्शियन स्क्रिप्ट को बना के पढ़ते हैं। आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप जानते हैं, आप अंग्रेजी भी जानते हैं, आप देवनागरी लिपि भी जानते हैं, आप हिंदी भी जानते हैं, आप पर्शियन भी जानते हैं। तो जब जो शब्द जिस भाषा का है उसके मूल स्वरूप में उसका प्रयोग होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि मेरी दृष्टि में साहित्यकार समाज के लिए भाषा का शिक्षक होता है। साहित्यकार की भाषा बिगड़ती है तो साहित्य की भाषा बिगड़ती है, और जब साहित्य की भाषा बिगड़ती है तो समाज की भाषा बिगड़ती है। समाज साहित्यकार को भाषा का आदर्श मानता है, इसलिए साहित्यकारों को भी चाहिए कि भाषा के मामले में साहित्यकारों को बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए। कई लोग आमतौर पे बोलचाल में कह देते हैं आप चले जाओ। ये कौन सी भाषा हुई भाई? आप चले जाइए, तुम चले जाओ, तू चला जा। और यही चीज़ उनके शेरों में भी आती है। मैं अभी 2-4 शेर इस तरह के प्रस्तुत भी करूँगा। तो हमारी जो हैबिट, हमारा जो व्यवहार में जो चीज़ें आने लगती हैं, वही चीज़ें हमारे साहित्य में भी आती हैं। तो अभी बात हो रही थी दोषों की, भाषागत, भावगत और शिल्पगत। तो चलिए शिल्पगत दोष के लिए हम बात करते हैं। तो पहले पॉइंट लेते हैं रदीफ का गलत प्रयोग। कई बार हम जदीदियत के चक्कर में इस तरह के रदीफ का प्रयोग कर लेते हैं कि जो शेर से चिपकती नहीं। 2-3 शेर, 2-1 शेर सुनिएगा। मैं यहाँ किसी शायर का नाम नहीं लूँगा, उनके शेर पढ़ूँगा। ये मेरे नहीं हैं, कुछ और शायरों के हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। सब मेरे बड़े हैं, मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन बात जब साहित्य की आती है तो वहाँ ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। बात साहित्य की आती है तो समाज की आती है। रदीफ के गलत प्रयोग पे 2 शेर सुनिएगा कि लगाकर अपने माथे पर कई इल्ज़ाम दरवाजे, हमारे शहर को करते रहे बदनाम दरवाजे। बदलते हैं कई बरसों में कोई नाम दरवाजे, मगर उस पल उठा लेते हैं एक कोहराम दरवाजे। अब ये जो रदीफ है ये मिसरे से चिपक ही नहीं रही है, तो ये रदीफ का एक दोष भी है। और 2 शेर देखिएगा कि मैं हूँ तेरी यादें हैं, एक मकड़ी का जाला है, उलझी उलझी बातें हैं, एक मकड़ी का जाला है। यादों के जनवासे से बाहर निकलूं तो कैसे, कांटों भरी कनाते हैं, एक मकड़ी का जाला है। अब एक मकड़ी का जाला है, अब ये यहाँ पे ठीक ही नहीं बैठ रहा है, यानी चिपक ही नहीं रहा है मिसरों से। आप 2 शेर सुनिएगा। यहाँ रदीफ आप देखिएगा, ख़ास तौर से देखिएगा कि कई बार बड़े बड़े लोग भी ये सब चीज़ें कर जाते हैं। मेरे गीत, मैंने कहा कि मैं किसी शायर का नाम नहीं लूँगा, मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। मतलब है उनका कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। अब यहाँ आएंगे आएंगे दोनों मिसरों में
आएंगे रदीफ हो गई। आगे शेर है कि हम क्यों बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। हम क्यों बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए, इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। अब यहाँ ऊपर आएंगे आएंगे चल रहा है और यहाँ पे जाएंगे आ गया, तो ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी। रदीफ की एक कमी और भी होती है कि जब उसका अंतिम हिस्सा हमारे यानी पहले मिसरे का अंतिम हिस्सा दूसरे मिसरे की रदीफ से टकराता है। अब शेर देखिएगा, एक मतला और एक शेर। ये भी मेरे बहुत बड़े, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत बड़े कवि हैं कि वो कहते हैं कि महल से झोंपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है। महल से झोंपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है, किसी का पेट खाली है, किसी की रूह प्यासी है। उदासी है, प्यासी है, ठीक। अब शेर सुनिएगा कि हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है। हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है, जवाबी खत में लिखना किस मोहल्ले का निवासी है। अब उदासी है, प्यासी है, निवासी है। तीसरे मिसरे में है लखनऊ में है। अब ये जो है आ रहा है, ये उससे टकरा रहा है, जो हमारा दूसरा मिसरा है उस रदीफ से टकरा रहा है, तो ये चीज़ भी उचित नहीं है। समान स्वरों का मिलन, इसमें कई बार ये हो जाता है कि जैसे कुछ शब्द, एक शब्द का अंतिम हिस्सा और दूसरे शब्द का पहला हिस्सा एक जैसे जब हो जाते हैं, तो यहाँ एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि औरत तुम्हारे पाँव की जूती की तरह है, जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो। पहली बात तो ये शेर ही बहर में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ समान स्वरों के मिलन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बहर को यहाँ नज़रअंदाज करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ जूती की तरह है, अब है और है टकरा रहे हैं, तो वो बोलने में कठिनाई थोड़ी सी आ रही है। जब बोरियत महसूस हो, अब जब और बोरियत का बा ये भी मिल रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जब आप इसको गाएंगे तो गाने में आपके होंठों को बड़ी परेशानी होगी उन दोनों शब्दों को सेट करने में और सही उच्चारण करने में। अब यहाँ काफिये का प्रयोग देखिएगा कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल ज़ेरे बहस दिल्ली में है ये मुद्दा। ये मतलब हो गया साहब, हुआ और मुद्दा। अब इसी में शेर है कि लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर, हाँ क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। एक शेर इसी में और है, इसी गज़ल में, कि इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। एक शेर और है इसी में कि इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खिलती नहीं है खिड़कियां। अब आप देखिए कि मतले में हुआ और मुद्दा ये काफिये हैं, जबकि 3 शेरों में कुआं, धुआं, खिड़कियां ये ले लिया गया। ये बहुत इससे रचनाकार की भाषाई दुर्बलता का पता चलता है कि वो इसके भाषा के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं है। एक शेर और देखिएगा कि तुमको निहारता हूं सुबह से रितम भरा। मतलब है कि तुमको निहारता हूं सुबह से रितम भरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। रितम भरा और भरा, चलिए ठीक है। यहीं पे शेर है कि लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल,
लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां है कोई सिरा। अब ऊपर रितम भरा, नीचे भरा, और यहां शेर में आ गया सिरा। ये कतई उपयुक्त नहीं कहा जा सकता इन शेरों को, इस काफिए को। दो उदाहरण और देख लीजिएगा। मतला है कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख। अब नारे न देख और तारे न देख। अब शेर देखिए कि वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके हैं हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख। इसी में एक शेर और है कि ये धुंधलका है नजर का, तू महज मायूस है, रोजनों को देख, दीवारों में दीवारें न देख। अब मतले में है तारे, नारे और तारे न देख। शेर में आ गया तलवारें न देख, दीवारें न देख। ये एकदम गलत प्रयोग हैं जो किसी भी दशा में इन्हें उचित नहीं माना जा सकता। एक मतलब और है, नाम मैं किसी शायर का नहीं ले रहा हूं। मतलब है उनका कि इस तरह बस तुम ही से मिलते हैं, इस तरह बस तुम ही से मिलते हैं जैसे हम जिंदगी से मिलते हैं। अब तुम ही और जिंदगी कहाँ सामने बैठा? तुम ही में अनुस्वार आ रहा है, जिंदगी में ई आ रहा है। ये एकदम गलत है। खैर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। चलिए एक मतला और लगे हाथ सुना देता हूं मैं, और ये बड़ा चर्चित मतला है, चर्चाओं में कैसे आ गया मैं नहीं जानता। वो है कि ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अब लोग मेरे गांव के, ये इसकी रदीफ हो गई। तो काफिए बसते हैं, पड़े हैं और लेंगे, ले मशालें चल पड़े हैं। और दूसरा मिसरा है अब अंधेरा जीत लेंगे। अब पड़े हैं और लेंगे, ये तो कोई भी काफिया नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब हम मात्रा व्यवस्था को लेते हैं। कई बार हम शब्द देवनागरी में गलत भी लिखते हैं। जैसे शब्द है उम्दा, 4 मात्रिक है, लेकिन हम लिखते हैं उसको उम्दा। चलिए, मात्राएं तो खैर इसमें भी उतनी रहेंगी, लेकिन वो सही नहीं है। शब्द है तन्हाई, हिंदी क्षेत्र में लिख दिया जाता है, देवनागरी में तन्हाई, आधा ना बना दिया जाता है। जब हम आधा ना बनाते हैं तो वो एक मात्रा कम हो जाती है। वहां पूरा ना बनाएंगे तो तन्हाई, 2 2 2 ये वजन हुआ, और जब हम आधा ना बनाएंगे तो तन्हाई हो गया, तन्हाई। तन्हाई मीन्स 1 2 2। यही गलती इस शेर में हुई है। हाँ, मतलब है कि देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली, और आज सड़कों पे चले आओ तो दिल बहलेगा, चंद गजलों से तन्हाई नहीं जाने वाली। अब ये उसी का परिणाम है गलत लिखने का, कि वो जब तन्हाई में आधा ना लिखेंगे तो उसका वजन 1 2 2 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो शब्द को हमें उसी तरह से लिखना भी चाहिए। अभी कुछ रोज पहले मेरी एक मित्र हैं, तो उनकी गज़ल मेरे पास आई, तो उसमें शब्द उन्होंने लिखा था, जो बांधा था गलतियां। तो मैंने उनसे कहा कि जब हम गलतियां बोलते हैं तो ये 2 1 2 फाइल उनके वजन पे हुआ, रोशनी के वजन पे हुआ, जबकि ये वजन उसका नहीं है। शब्द है गलत, गलत मीन्स 1 2। और जब हम
उसमें यहाँ जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। वो उसका सही उच्चारण है गलतियाँ, यानी फ़ऊलुन, उजाले के वजन पे। तो उन्होंने गलतियाँ इस्तेमाल किया और मैंने वो ठीक करके उसको मैंने गलतियाँ कर दिया और उस तरह से उसको बांध दिया। तो उनकी वॉल पर कुछ इस तरह के कमेंट आए कि आपने ठीक नहीं प्रयोग किया है, ये गलतियाँ 212 ही आएगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये 212 होने का, मैंने फिर एक कमेंट वहाँ पे उनकी वॉल पे किया कि ये 212 होने का प्रश्न ही नहीं है, ये तो 122 ही होगा। भाई अजय अज्ञात जी का फ़ोन आया, गलतियाँ शब्द को लेकर ही चर्चा हुई। तो मैंने बताया कि हाँ शब्द ये गलतियाँ ही है, 122 ही इस्तेमाल होगा। जब हम गलतियाँ करें लिखेंगे तो लॉ में हम आधा ला बनाएंगे, और जब आधा ला बनाएंगे तो शब्द गलत हो जाएगा। तो जो हमारा उच्चारण है, अगर हम सही उच्चारण कर रहे हैं तो हमसे गलती नहीं होगी। गलती हमसे तब होती है जब हम उच्चारण गलत करते हैं। आदरणीय अजय अज्ञात जी ने मुझसे कहा कि किसी शायर का इसमें शेर बताइए। मैंने कहा भी बता देते हैं। तो वो शेर मैंने एक पुराने शायर थे उन्हीं का उन्हें पेश कर दिया, जिन्होंने कि गलतियां शब्द को बांधा था, 122 के वजन में बांधा था। तो उस तरह की चीज़ें ये तब होती हैं जब हम गलत उच्चारण करते हैं, और गलत हम जब उच्चारण करेंगे तो हमारा इमला भी निश्चित रूप से गलत होगा। अब थोड़ी सी हम क्रिया के अधूरेपन पे भी बात करते हैं कि कई बार हम क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते और हमारे वाक्य में एक अधूरापन दिखाई देता है। जब हम अपने शेर को गद्य में लिखेंगे, गद्य में पढ़ेंगे उसको, तो स्पष्ट हमें उसमें एक अधूरापन दिखाई देता है कि यहाँ क्रिया की कमी है। एक मतला किन्नी साहब का है कि अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब ज़ौक़ साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। अब इसमें क्रिया का अभाव है, पहली मिसरी में पूरी तरह अभाव है। अगर क्रिया इसमें जुड़ जाए तो बहुत खूबसूरत हो जाए ये मतलब। अगर यूं कर लिया जाए इसको कि हो गए हैं ज़ौक़ गालिब मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी, तो क्रिया का अपना एक अलग महत्व है जो कि भाषा में होनी चाहिए। दरअसल ये शब्द है ज़ियादा, यानी 122 के वज़न का है, उजाला के वज़न का है। जो लोग वहाँ हिंदी क्षेत्र में इसका जो ज़्यादा यानी आधे जा को या ज़्यादा के वज़न पे इस्तेमाल हो रहा है, 22 के वज़न पे इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत है। सही इस्तेमाल इसका 122 ही होना चाहिए, ज़ियादा। आप भले ही उसको आधे जा से लिख लें, ये देवनागरी में लिखा जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है और जो ओरिजिनल शब्द है वो ज़्यादा ही है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जिस भाषा का जो शब्द है उसे उसका उच्चारण उसी भाषा के अनुरूप होना भी चाहिए। कई बार एक और पॉइंट है संयोजक शब्दों का अनुचित प्रयोग। अब संयोजक शब्द का काम क्या है? दो वाक्यों को जोड़ना। मैं जा रहा था कि तुम आ गए। अब ये जो कि है कि इसने हमारे दो शब्दों को दो वाक्यों को जोड़ा। मैं जा रहा था, तुम आ गए। अब दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए हमें कि शब्द का प्रयोग करना पड़ा। इसको हम पहले मिसरे के शुरू में तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे कुछ रचनाकार मित्र कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। तो अब ये संयोजक शब्द के गलत प्रयोग पे एक मतला पेश करना चाहता हूँ। वो है कि अगले ही कदम पर खाइयाँ हैं, कि अगले ही कदम पर खाइयाँ हैं, बहुत अभिशप्त ये ऊंचाइयाँ हैं। अब जो के आया इन्होंने बीच में ले लिया, शुरू में ले लिया, तो ये बिल्कुल अटपटा लग रहा है। शुरू में तो आना ही नहीं चाहिए। संयोजक शब्द जो संयोजन करता है, मीडिएटर जो है,
वो तो बीच की चीज है, दो पक्षों के बीच की चीज है, उसे हम शुरू में या आखिर में तो ले ही नहीं सकते। जो दो में हमारा समझौता करा रहा है, हमको जोड़ रहा है, वो तो कड़ी है, और कड़ी हमेशा बीच में रहती है। जो मीडिएटर है, जो मध्यस्थ है, उसका तो बड़ा अहम रोल होता है, वो दोनों ही पक्षों को साध के चलता है। कि अगले ही कदम पर खाइयां हैं, बहुत अभिशत ये ऊंचाइयां हैं। दो शेर और देखिएगा कि जिसने धूप से मुझको बचाने का किया वादा, मैं उसके घर पे एक पौधा लगाकर लौट आया हूं। कि जिसने धूप से मुझको बचाने का किया वादा, कि अब ये शुरू में इन्होंने ले लिया, ये बहुत अटपटा लग रहा है, अटपटा क्या गलत लग रहा है। एक और शेर देखिएगा कि हर साहिल से कश्ती पूछती थी, समंदर था तो क्यों खाली पड़ा था। अब यहां भी इन्होंने की को बीच में ले लिया है, जो कतई उचित नहीं है, इसलिए इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। एक और दोष देखने में आता है, वचन संबंधी दोष। जैसे कि शेर में हमने एक ही शेर में किसी को तू कहा है या तुम कहा है, दूसरे मिसरे में हमने उसको आप कह दिया या आपकी क्रिया इस्तेमाल कर ली। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम तू कहें या तुम कहें या आप कहें, जो भी कहें, वो एक शेर में उसी के साथ हमको निभाना चाहिए। अब यहाँ दो शेर देखिएगा कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। हालांकि बेवजह शब्द भी यहाँ ठीक प्रयोग नहीं है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ उससे बिल्कुल नहीं है। हमारा तो वचन संबंधी दोष पे हमारी इस समय हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वही पे आता हूँ मैं। मतलब है कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। और शेर है कि जिंदगी भर के लिए हम ना कहेंगे तुमसे, जिंदगी भर के लिए हम ना कहेंगे तुमसे, आज बस आज जरा बात हमारी रखिए। अब इसके पहले मिसरे में आया है जिंदगी भर के लिए हम ना कहेंगे तुमसे, तो इसके आखिरी मिसरे में रखो होना चाहिए। आज बस आज जरा बात हमारी रखो या रखो, तुम रखो, आप रखिए, तू रख। अगर ये शेर यूं हो जाता कि जिंदगी भर भी कहेंगे ना कभी आपसे हम, आज बस आज जरा बात हमारी रखिए। अब चूंकि रदीफ रखिए है, तो रदीफ को बदलना तो बड़ा मुश्किल काम है, पूरी गज़ल ही बिगड़ जाती है। उसके पहले मिसरे को सही किया जा सकता था। कई बार ये भी होता है कि ऐसा नहीं कि ये तो भाषा के बहुत अच्छे भाषा के ही शिक्षक रहे हैं और बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे गीतकार, लेकिन ये कई बार नज़र से भी कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत हो जाती हैं कि वो उनमें जो त्रुटि होती है उस पर नज़र नहीं पहुंच पाती। इसी तरह का एक शेर और देखिएगा कि सर झुका है कब से कदमों पर तेरे, सर झुका है कब से कदमों पर तेरे, तेरे अब तो इसको बंदगी का नाम दो। तेरे और दो, बंदगी का नाम दो। अब यहां दे होता, बंदगी का नाम दे, तब भी ठीक हो जाता, या ऊपर किसी तरह तेरे के स्थान पे तुम्हारे होना चाहिए था। तो इस तरह का दोष। एक बड़ा चर्चित शेर है कि खामोश रह के तुमने हमारे सवाल पर, खामोश रह के तुमने हमारे सवाल पर कर दी है शहर भर में मुनादी, तो लीजिए। अब लीजिए मीन्स आप। पहले मिसरे में है खामोश रह के तुमने, अब ऊपर तुमने यानी तुम और नीचे लीजिए यानी आप। ये भाषा की बहुत बड़ी कमी है। अगर वो यूं कर लेते कि खामोश रह के आपने मेरे सवाल पर कर दी है शहर भर में मुनादी,
तो लीजिए। तो ये चीज़ ठीक हो सकती थी। कई बार हम बहर की पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं जो हमें अलग दिखाई देते हैं। जो शब्दों की कतार है, अल्फाज की जो कतार है, उसमें बिल्कुल अलग बैठे हुए दिखाई देते हैं उस तरह के शब्द। जैसे एक शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी भर मैं जिसे देख के इतराता रहा, जिंदगी भर मैं जिसे देख के इतराता रहा, मेरा सब रूप वो मिट्टी की धरोहर निकला। अब वो मेरा सब रूप वो, अब सबकी इसमें एकदम आपको लगेगा कि भाषाई दृष्टि से ये सब शब्द बिल्कुल अलग थलग लग रहा है। ये चीज़, इससे भी बचना चाहिए। जैसे वो तेरे द्वार पे हर रोज़ ही आया, लेकिन नींद टूटी तेरी जब हाथ से अवसर निकला। अब वो तेरे द्वार पे हर रोज़ ही आया, अब हर रोज़ ही। अब ये भाषाई कमज़ोरी तो कही जाएगी, तो यूँ भी कह सकते थे कि रोज़ ही वो तेरे दरवाजे पे आया, लेकिन। तो वो जो भर्ती का शब्द, जिन्हें हम कह देते हैं भर्ती का शब्द है, उस तरह की चीज़ से हम बच जाएंगे। तो यह एक शेर पेश करना चाहता हूँ मैं कि औरत तुम्हारे पाँव की जूती की तरह है, जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो। तो ये बात अभी हुई भी थी इस शेर पर कि पाँव की जूती। अब हालांकि मुहावरा है, एक अलग बात है, पाँव की जूती मुहावरा है, लेकिन इसको अगर हम वैसे भी बोल दें, मुहावरे का तो खैर हम जस का तस हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जूती वैसे पैर की ही होती है, जूती हाथों की तो होती नहीं। और इसलिए ये चीज़ बहुत अखरती भी है। जैसे एक बहुत मशहूर शेर है कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। अब जब वो कह रहे हैं हमारे फटी टोपियों पे, तो टोपी जाहिर है सर पर ही पहनी जाती है, तो यहाँ सर की फटी टोपियों ले लेते कोई बात नहीं थी, लेकिन सर की जो आ रहा है, ये यूँ समझिए कि एक रिपीटेशन है। मेरी टोपी वहाँ रखी है, अपने आप में कंप्लीट है। मैं कहूँ मेरे सर की टोपी मेज़ पे रखी है, अब वो सर की से क्या मतलब, टोपी अपने आप में कंप्लीट है, सर पर ही पहनी जाती है, सर पर ही ओढ़ी जाती है। तो इस तरह की ये चीज़ें भाषाई हो जाती हैं। एक शेर कहते समय मिसरे का जो आधा भाग है वो दूसरे भाग में शामिल हो जाना, शिकस्ते नारवा भी इसको बोल देते हैं, कि पंक्ति के एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े में चले जाना। ये तो एक ऐब माना गया है, और ये ऐसा ऐब है कि इसको बहुत गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, तो बात चल रही थी शिकस्ते नारवा की, पंक्ति के एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े में जाना। तो एक शेर है एक साहब का कि किसी मसलहत से बाहर खुद मेरे लब के पास ठहर गई। 4 बार मुतफ़ाइलुन की बहर है ये। तो इसमें यह है कि जब हम मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन, तो इसमें जब 2 बार मुतफ़ाइलुन हो जाता है, तो 2 के बाद हमें वहाँ पे हमारा जो टुकड़ा है उसका, सेंटेंस का, वाक्य का, वो दूसरे पार्ट में नहीं आना चाहिए। अब इसमें आया है। अब दूसरा मिसरा देखिएगा इस शेर का कि किसी मसले हद से बाहर खुद मेरे लब के पास ठहर गई, मेरी आरज़ू थी खिज़ां के खुश्क व उदास होंठों को चूम लूं। अब यहाँ पे मेरी आरज़ू थी खिज़ां के खुश, यहाँ तक बहर के हमारे 2 पार्ट आते हैं।
तीसरे पार्ट से शुरू होता है कि को उदास होठों को चूम लो। अब खुशको, अब ये शब्द खुश्क और उदास, खुश्को उदास, खुश्क और उदास। अब खुशको में खुश एक पार्ट में रह गया और को दूसरे पार्ट में चला गया। ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी क्या बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। कथ्यात्मक दोष पे आते हैं। ये तो शिल्पगत दोष हुए। शेर की अर्थहीनता यानी मुहम्मल जिसे बोलते हैं, उसमें कई बार ये होता है, देखिए हम जो शेर कह रहे हैं उसमें बाल और कंघी इस तरह का साथ होना चाहिए, एक दूसरे से गुथे हुए होने चाहिए। अगर कंघी को अगर हम उल्टा करके लगाते हैं, कंघे को उल्टा करके लगाएं, बाल नहीं काढ़ेगा, वो बेकार हो गया। इसलिए हम उसे उस तरफ से लगाते हैं जिस तरफ से कि वो हमारे बालों को सुलझाता है, कंघा। तो बाल और कंघे का सामंजस्य हमारे शेर के दोनों मिसरों में होना चाहिए। और अगर वो अलग अलग जा रहे हैं तो वो उचित नहीं है, वो तो फिर अर्थहीन हो गया। अब शेर मतलब सुनिएगा कि करने चले थे होम मगर हाथ जल गए, करने चले थे होम मगर हाथ जल गए, हम यूं हंसे कि आंख से आंसू निकल गए। अब वो पहला मिसरा करने चले थे होम मगर हाथ जल गए, हम यूं हंसे कि आंख से आंसू निकल गए। पहले और दूसरे मिसरे का कोई सामने नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे में वो नहीं घुल मिल रहे हैं। इसलिए शेर अपने आप में मुकम्मल मैं नहीं कह सकता इस शेर को। एक शेर और प्रस्तुत कर रहा हूं कि नन्ही मुट्ठी में कई जुगनू दबाए फिरना, इसी तरह का शेर है। नन्ही मुट्ठी में कई जुगनू दबाए फिरना, यूं हथेली को बिना मेहंदी रचाए फिरना। अब आप देखिए, नन्ही मुट्ठी में कई जुगनू दबाए फिरना, यूं हथेली को बिना मेहंदी रचाए फिरना। अब मुट्ठी में, नन्ही मुट्ठी में जुगनू दबे हुए हैं और हथेली बिना मेहंदी के रचाए फिरना। अगर जुगनू की रोशनी को लेते भी हैं तो मेहंदी की तरह लाल तो नहीं होती वो। तो इसलिए मेरी दृष्टि में ये शेर गलत है। मतलब है, खून के कतरों का मंजर देखिए, एक सर के सैकड़ों सर देखिए। अब सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इनके कहने का आशय ये है कि एक सर के सैकड़ों सर। अब एक सर के सैकड़ों सर तो नहीं हो सकते, एक सर के सैकड़ों टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन सैकड़ों सर नहीं हो सकते। तो मेरी दृष्टि में तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक शेर और देखें, ये भाषा की ही बात चल रही है। कागजी कुछ कश्तियां नदियों में तैराते रहे, जब तलक जिंदा रहे बचपन को दुलराते रहे। इसी तरह का एक शेर और मैं पेश करना चाहता हूं, बहुत चर्चित शेर है ये भी, कि पानी पे तैरती हुई एक लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। अब पहले शेर पे बात करते हैं। पहले कि कागजी कुछ कश्तियां पानी पे तैराते रहे। तैराने का मतलब है, तैरती वो चीजें हैं जिनमें जान होती है। बेजान चीजें या तो तिरती हैं या बहती हैं। इसलिए उसका प्रयोग, कश्ती को तैराने का जो प्रयोग है, कागजी कश्ती को तैराने का प्रयोग मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो शेर है, ये बहुत चर्चित शेर है कि पानी पे तैरती हुई एक लाश देखिए और सोचिए कि डूबना कितना मुहाल है। यहां भी वही बात है, लाश कभी तैरती नहीं है, लाश तिरती है। तैरने में तो हाथ पांव का इस्तेमाल होता है। एक जानदार चीज तैरती है, बेजान चीज तैरती नहीं, वो या तो तिरती है या बहती है। अगर इसको यूं कर लिया जाए कि पानी पे एक तिरती हुई लाश देखिए तो शेर ठीक हो जाता है। लाश तो तैर ही नहीं सकती, आप पानी पे डाल दीजिए,
जिधर की धारा होगी उधर को चली जाएगी। तैरने का मतलब है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमें जान है। तो ये भी भाषा की एक कमजोरी है। तो इस तरह के चीज़ों से भी बचना चाहिए। तो एक कमी और है, अतिशयोक्ति की अधिकता। अब उसमें एक बहुत चर्चित शेर है, वो मैं पेश करना चाहता हूं। वो है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नो डाउट कि ये जो शेर है ये युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। लेकिन जब हम इसकी बारीकी पे जाते हैं तो इसमें फिर गज़ल की बात जब आती है तो इसको उचित नहीं माना जा सकता। आप कितनी भी तबीयत से पत्थर उछाल दीजिए, किसी मशीन से भी आप उछाल देंगे तो आकाश में सुराख नहीं हो सकता। ये एक अलग बात रही कि हम युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो अतिशयोक्ति की, देखिए शेर सबसे पहले उसके कई अर्थों, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले वो फिजिकल स्तर पे पूरा होना चाहिए। हम जो बात शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं वो चीज़ पूरी होनी चाहिए। उसके दूसरे अर्थ तो निकलते रहेंगे, वो तो एक अलग बात हो गई। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो इस तरह की जो अतिशयोक्ति है ये भी उचित नहीं मानी गई है। एक है जम का पहलू, अश्लीलत यानी जम। जम वो है कि भाषा के दौरान हमारी बात का कोई गलत अर्थ न निकाल ले, ऐसा अर्थ न निकाल ले जिसमें अश्लीलता या अशिष्टता छिपी हो। कई बार बेख्याली में उस तरह के शेर भी, उस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे किन पहलुओं से करते हैं वस्फ अपने हुस्न का, तारीफ कर रहे हैं हमारी निगाह की। अब किन पहलुओं से करते हैं, एक नज़र में इसमें अशिष्टता या अश्लीलता महसूस होती है। तो इस तरह की जो शब्दावली अनायास आ जाती है कई बार, उससे भी बचना चाहिए। एक शेर और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि खबर मरने की जिसकी आजकल अखबारों में आई है, खबर मरने की जिसकी आज अखबारों में आई है, हजारों बार वो मरने से पहले भी मरी होगी। अब वो खबर मरने की या पहले भी मरी होगी, इस तरह की जो शब्दावली है ये पाठक या श्रोता का ध्यान दूसरी तरफ खींचती है। तो इस तरह की शब्दावली से बचना चाहिए। एक और शेर किन्हीं साहब का है, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देते रहना चोट बराबर, आलस तो पत्थर की सिल है। अब देते रहना चोट बराबर, इसमें कहीं ना कहीं हमें अश्लीलत पाठक का या श्रोता का उधर नज़र पहुँच सकती है, इसलिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब एक आता है भावात्मक दोष। यदि किसी शेर के दोनों मिसरे अलग अलग वातावरण प्रस्तुत करें, यदि यानी एक मिसरे में गम दूसरे में खुशी की बात हो तथा दोनों में साम्य न हो, तो वो भाव दोष कहलाता है। जैसे शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, वक्त की मेज पे हम दर्द के गुलदस्ते हैं। अब देखिए इस शेर में रोज सुबह सजने की बात कही और सजना संवरना पॉजिटिव भाव लिए होता है। इसके अलावा सस्ते हैं में स्वयं भी सम्मिलित है, यानी हमें कोई सजाता नहीं, हम खुद सज रहे हैं, स्वेच्छा से हम सज रहे हैं। अर्थात इस पंक्ति में उल्लास झलक रहा है, जबकि दूसरी पंक्ति में कवि ने स्वयं को दर्द के गुलदस्ते बताया है। अर्थात नकारात्मक और निराशावादी सोच परिलक्षित होती है। अतः ये दोनों ही पंक्तियां
अलग अलग वातावरण उत्पन्न कर रही हैं। इसी को हम भावात्मक दोष कह सकते हैं। अब आते हैं भाषागत दोष पे। मैंने पहले भी निवेदन किया कि कवि या साहित्यकार समाज के लिए भाषा का शिक्षक है। मतलब है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। यहां आप देखेंगे कि दो शब्द हैं, संभावना और आशंका। संभावना एक पॉजिटिविटी लिए हुए है और आशंका निगेटिविटी लिए हुए है। सिर्फ इतना अंतर है दोनों में। अब इसमें आप खुद सोचिए कि जिनके घर नदी के किनारे बने हुए हैं, बाढ़ उनके लिए संभावना नहीं हो सकती। बाढ़ उनके लिए संभावना नहीं हो सकती, बाढ़ उनके लिए आशंका है। तो इसलिए यहां संभावना का इस्तेमाल मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। एक शेर अपना पढ़ना चाहता हूं। वो शेर है कि कुमलाई फसलें तो खुश हैं, बादल जल बरसाएंगे। कुमलाई फसलें तो खुश हैं, बादल जल बरसाएंगे। सोच रहे हैं टूटे छप्पर, वो कैसे बच पाएंगे। अब यहां जो फसलें कुमला रही हैं वो बहुत खुश है कि बादल जल बरसाएंगे। यानी यहां फसलों के लिए बादल और जल का बरसना, बारिश एक संभावना है। क्योंकि वो परेशान है, फसलें कुमला रही हैं, तो उनके लिए बादल संभावना है। दूसरा मिसरा है कि सोच रहे हैं टूटे छप्पर, वो कैसे बच पाएंगे। छप्पर परेशान है कि बारिश हुई तो हम कैसे बचेंगे, टूटे छप्पर हैं। इसलिए छप्पर के लिए बारिश आशंका और कुमलाई फसलों के लिए बारिश संभावना। चीज एक ही है लेकिन स्थितियां दो अलग अलग हैं। कुमलाई फसलें तो खुश हैं, बादल जल बरसाएंगे। सोच रहे हैं टूटे छप्पर, वो कैसे बच पाएंगे। अब एक शेर और है कि जहां इंसान की औकात से दौलत बड़ी होगी, जहां इंसान की औकात से दौलत बड़ी होगी, महल तनकर खड़े होंगे, झुकी हर झोंपड़ी होगी। अब यहां इन्होंने औकात शब्द का इस्तेमाल किया है इंसान के लिए, जो अच्छा नहीं लग रहा है। एक शब्द है औकात और एक शब्द है हैसियत। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। जो हैसियत शब्द है उसमें आप देखेंगे कि सकारात्मकता है और जो औकात है उसमें एक नकारात्मकता है। आपकी जब किसी से लड़ाई होती है तो आप कहते हैं, हालांकि हिंदी क्षेत्र में इस शब्द का भी गलत हमारे यहाँ प्रयोग होता है कि तुम मेरी औकात नहीं जानते, यानी वो उन्हें सही मालूम नहीं है उसके अर्थ का। मैंने कई लोगों को बोलते देखा है तो वो ठीक नहीं बोलते। हैसियत और औकात, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है, दो लोगों की लड़ाई होती है, तो हम कहते हैं कि हमारी हैसियत देखो और अपनी औकात। अगर उसे भी कहने की ज़रूरत पड़े तो वो भी इस सेंटेंस को यही कहेगा कि हमारी हैसियत देखो और अपनी औकात। यानी औकात एक तुच्छ वातावरण पैदा कर रहा है ये शब्द। तो जहां इंसान की औकात से दौलत बड़ी होगी। अब इंसान की औकात जो शब्द है, औकात यहाँ पे मुझे जस नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये शेर यहाँ प्रस्तुत किया। एक शेर और है कि शोक सन्नाटा हमें कनखियों से घूर रहा, आज तूफान के आसार नजर आते हैं। किन्हीं साहब का है ये। अब शोक सन्नाटा हमें कनखियों से घूर रहा, कनखियों से घूरा तो नहीं जा सकता। घूरने की जो प्रक्रिया है आमने सामने की है। कनखियों से तो हम तिरछी नजर से देखते हैं और तिरछी नजर से हम घूर नहीं सकते। जो घूरने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल आमने सामने की है। सामने कोई बैठा है हमारे, वो हमें घूर सकता है, हम उससे घूर सकते हैं, लेकिन कनखियों से नहीं घूरा जा सकता। हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, शीशा चटक गया तो हुआ एक काम और। अब हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग। अक्स
शीशे में नहीं आता, अक्स दर्पण में आता है, आईने में आता है। शीशा तो पारदर्शी होता है और पारदर्शी में हम अपना अक्स नहीं देख पाते। हम जो सस्ते हैं, संवरते हैं, अपनी जो परछाई जिसमें देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं जिसमें, वो आईना होता है, दर्पण होता है। यहाँ शीशे का जो इस्तेमाल है, हालांकि घरों में ये शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, दर्पण के लिए शीशा इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन वो उचित नहीं महसूस होता। ठीक है, घर पे हम बोल लें, एक अलग बात है, लेकिन जब हम साहित्य में आएँ तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, दर्पण चटक गया तो हुआ एक काम और। अब शीशे की जगह दर्पण हो जाएगा तो शेर के ठीक भी हो जाएगा और उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। एक शेर है कि मुफलिसों की भीड़ को गोली चलाकर भून दो, मुफलिसों की भीड़ को गोली चलाकर भून दो, दो कुचल बूटों से औसत आदमी की प्यास को। अब दो शब्द जो आया है, जो क्रिया आई है हमारी, ये एकदम शुरू में ले ली गई है, तो हालांकि सेंटेंस पूरा हो गया लेकिन ये सुंदर नहीं लग रहा है। ये जो क्रिया दो कुचल बूटों से औसत आदमी की प्यास को, ये दो शब्द शुरू में कतई अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, शेर है कि क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है यहाँ, लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। अब पहले तो ये वजह शब्द का भी यहाँ जो उच्चारण है, जो 1-2 में इस्तेमाल किया है, वो उचित नहीं है। खैर, वजह की जगह सबब भी हो सकता है, लेकिन प्यास ज़्यादा तेज़, अभी बीच में हमारे एक साहब ने अभी कमेंट किया था कि ज़्यादा को किस वज़न पे लेंगे, तो इन्होंने देखिए जैसा हम लिखते हैं, जैसा हमारा उच्चारण होता है, ज़्यादा को इन्होंने 4 मात्रिक में लिया है, जो मुझे तो कतई उचित नहीं लगता। तो इसलिए इन चीज़ों से भी भाषाई जो कमज़ोरी महसूस होने लगती है। एक शेर है कि बूंद स्याही की फ़कत फैल गई आंखों में, बूंद स्याही की फ़कत फैल गई आंखों में, जब भी घर की कोई तस्वीर बनाई हमने। अब यहाँ स्याही का जो इस्तेमाल किया है वो 4 मात्रिक में किया है, जबकि शब्द है 1-2-2, स्याही, उजाला, फ़ऊलुन के वज़न पे। तो ये मेरी दृष्टि में, तो मैं पहले भी निवेदन किया है कि जो शब्द जिस भाषा का है उसको उसके सही उच्चारण के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। एक शेर और देखें कि पढ़ते पढ़ते जिसे वो मोड़ गया, मेरी कापी में वो सफ़ा भी है। अब सफ़ा यानी पृष्ठ से इन्होंने लिया है, लेकिन वो शब्द सफ़ा नहीं, सफ़हा है, 4 मात्रिक है। यहाँ उन्होंने जैसे कि आमतौर पे बोल देते हैं सफ़ा मोड़ दिया, ये सफ़ा है, तो वो सफ़ा नहीं होता, सफ़हा। तो ये हमारे उच्चारण पे भी निर्भर करता है कि जब हम उच्चारण गलत करते हैं तो हम साहित्य में भी उस तरह के प्रयोग गलत करने लगते हैं। अब एक है समानार्थी शब्दों का प्रयोग। कभी कभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत कम इस तरह की त्रुटियां भी देखी हैं। जैसे एक शेर प्रस्तुत कर रहा हूं कि तुमसे बिछड़ के अपनी भी मुझको खबर नहीं, तुमसे बिछड़ के अपनी भी मुझको खबर नहीं, सपने वही हैं ख्वाब वही, तुम मगर नहीं। अब सपने वही हैं ख्वाब वही, अब सपने भी ले लिया है और ख्वाब भी ले लिया है, तो ये चीज़ नहीं ठीक है। ये रिपीटेशन है भाषा का। अगर वो लिख लें कि नींदें वही हैं ख्वाब वही, तुम मगर नहीं, तो इस तरह का जो शब्द अलग अलग हो गए लेकिन उनके दोनों के अर्थ एक हैं, तो वो बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। कई लोग इस तरह के काफ़िए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बिखरना के साथ टहलना खटकना, बिखरना टहलना खटकना, तो कई लोगों ने किए हैं। और एक दो तो बड़े शायरों को भी मैंने देखा है कि जिन्होंने अपने मतले में या शेरों में इस तरह की बात कही है। ये स्वस्थ परंपरा तो मैं नहीं कह सकूँगा, क्योंकि इस तरह के शेर मैंने जो हमारे पुराने शायर हैं
उनके मैंने नहीं पढ़े हैं जिनमें इस तरह के काफ़िए हों। अब बिखरना के साथ उतरना, सिहरना, ठहरना, गुजरना, ये काफ़िए का मतलब ये है कि वो सुंदर हों। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एकदम गलत है, लेकिन मैंने नहीं देखे पुराने शायरों में, तो उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है। अब जो हमारे असातिज़ा थे उन्होंने ये सारे नियम जो बनाए वो सब इसीलिए बनाए कि सुंदर दिखाई दें। अच्छा, बिखरना, टहलना, खटकना, इस तरह के सुनने में बहुत अच्छे नहीं लग रहे होंगे। बिखरना, उतरना, सिहरना, ये बोलने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए इससे अगर बचा जाए तो बेहतर होगा। वो परंपराएं हमें ये कैसे मालूम कि मेज़ और कुर्सी स्त्रीलिंग है? हमें कैसे मालूम कि कलम पेन पुल्लिंग है, चश्मा पुल्लिंग है? क्योंकि हम परंपराओं से उन चीज़ों को, जो हमारे दादा बोलते थे, दादाजी से पिताजी ने सीखा, पिताजी से हमने बोलना सीखा, हमसे हमारे बच्चे बोलना सीखेंगे, तो इसलिए हम उन्हें बोलता देखते हैं ना कि भगोना रखा है, पतीली रखी है, तो हम भगोना को पुल्लिंग कह देते हैं क्योंकि हम उसी रूप में बोलते हुए देखते आ रहे हैं। पतीली रखी है, हम सुनते आ रहे हैं कि वो स्त्रीलिंग में इस्तेमाल हो रहा है उसका। पतीली रखी है, कुर्सी रखी है, मेज रखी है, पानी आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें परंपराओं से मिली हैं। अब यूँ तो गज़ल में अलिफ और ये का काफ़िया भी जायज़ है, यानी आ और ई का। अब साया के साथ देखा भी आ जाता है, सुनने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता वो भी। साया, देखा, बोला, समझा, अब ये भी कहाँ सुनने में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये है कि अब परंपराओं से ये चीज़ हमें मिली है, जो चीज़ बड़ों ने किया है, जो काम बड़ों ने किया है, उनको हम उदाहरण मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ई का काफिया रोशनी, जिंदगी, देखी, बनी, सही और भरी। तो ये क्या है कि हमने देखा कि हाँ, हमारे किसी बुजुर्ग ने ये काम किया है, तो सुविधा किसको अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीज़ें हमें परंपराओं से मिलती हैं। अब आका और ई का काफिया जायज़ से सुनने में तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब जब बिखरना, टहलना, खटकना, अब कुछ लोग इसको कर रहे हैं, धीरे धीरे ये भी चीज़ें परंपरा में शामिल हो जाएंगी। आज इनको गलत बताया जा रहा है। कई लोगों को हमने बेंत के साथ रेत का काफिया इस्तेमाल करते देखा है। बेंत और रेत कोई मतलब ही नहीं है। गाँव के साथ चाव का काफिया इस्तेमाल करते देखा है। गाँव और दाँव के साथ नाव का काफिया, चाव नाव, गलत है। अब क्या है कि अगली पीढ़ी वो उनको फॉलो करेगी। जैसे आज हम गज़ल के मामले में गालिब को, मीर को, इन सब को फॉलो करते हैं कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अब चूंकि जब हिंदी में उसमें देवनागरी में लिखा जाता है सरहाने, अब लेखन में तो फिर वो 6 मात्रिक हो गया, लेकिन वहाँ सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अब वहाँ 1 to 2 इस्तेमाल हुआ है, फ़ौलून के वज़न में इस्तेमाल हुआ है, उजाला के वज़न में इस्तेमाल हुआ है। तो हम बेरोक टोक मीर का शेर पेश कर देते हैं कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो। सामने वाला खामोश हो जाता है क्योंकि मीर ने इस्तेमाल किया है। मीर गलत नहीं हो सकते, और गलत अगर हैं भी तो उनकी पैदा की हुई परंपरा को हम चुनौती नहीं दे सकते। वही चीज़ें हम करते आ रहे हैं कि हम परंपराओं से चीज़ें लेते हैं। भाषा एक दिन की चीज़ नहीं है, भाषा तो हजारों साल की चीज़ है कि हमारे पूर्वजों से लेकर के, और भाषा में इसीलिए धीरे 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 बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे संशोधन होते चले आए हैं। और हर 30-40 कोस पे भाषा बदल भी जाती है। आप देखते हैं गांव की भाषा, कहते हैं लला का कर रहो है। अब वो भाषा वहाँ की स्थानीय जबान बोली हो सकती है, लेकिन वो साहित्य की भाषा नहीं है। ये मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी जो ये बेल्ट है, यहाँ किताब की भाषा और बोलचाल की भाषा वो एक ही जैसी हैं।
इसलिए हमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है उस चीज़ में। जो जो शब्द जिस भाषा का है, आप शहर मत लिखिए, आप नगर कर लीजिए ना, बात तो वही है, उतने ही वजन का है। नगर आप कर लेंगे तो आपकी बात मुकम्मल हो जाती है। अगर शहर पे कोई आपत्ति है, लेकिन एक तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, सिर्फ एक तरह, मतलब उसी तरह से जो आप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आखिर तक हो ना, वो दो तरह से इस्तेमाल ना हो। हम दुष्यंत के यहाँ देखते हैं कि उन्होंने शहर भी यानी 2-1 भी इस्तेमाल किया है और 1-2 भी किया है। क्यों? इतनी ऐसी छूट तो नहीं होनी चाहिए ना, हम एक तरह से इस्तेमाल करें। अगर 1-2 कर रहे हैं तो फिर 2-1 किस लिए? एक ही तरह से इस्तेमाल होना चाहिए किसी शब्द को, ताकि हम अपनी अपनी बात को मजबूती के साथ कह सकें। वो दो तरह से ना हो। भाषा और बोली का यही फर्क है। बोली किसी भाषा पर निर्भर होती है, बोली स्वतंत्र नहीं होती, वो किसी न किसी भाषा पर निर्भर होती है। और उस पर अगर व्याकरण लगेगा भी तो उसी भाषा का लगेगा, संबंधित का।